गैसों को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करेंगे हम कि कौन कौन से कारक है जो गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्रांतिक ताप की। अब देखो, कोई भी जो गैस होती है वो किसी ठोस पर अधिशोषित कब होगी? जब वह द्रव अवस्था में होगी। यानी गैस जब अधिशोषित होती है तो वह द्रव अवस्था में ही अधिशोषित हो सकती है, गैस अवस्था में नहीं होती। तो इसलिए किसी गैस को द्रव ठोस पर अधिशोषित होने के लिए द्रव अवस्था में आना पड़ता है। अब कोई भी गैस द्रव अवस्था में कब आती है? हम जानते हैं कि जब गैस का क्या करें, दाब बढ़ा दे, उच्च दाब कर दे, और ताप क्या कर दे, निम्न ताप कर दे। इन दो परिस्थितियों में हम गैस को द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। किसी गैस को द्रव अवस्था में कब बदल सकते हैं? जब दाब ज्यादा हो और ताप निम्न हो। ठीक, जब हम दाब बढ़ाते हैं और ताप कम करते हैं तो लगातार ऐसा करते समय एक ताप बिंदु ऐसा आता है जिस पर वह गैस द्रव अवस्था में आ जाती है। वही न्यूनतम ताप क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई गैस द्रव अवस्था में आ जाए। क्या कहलाता है? वो क्रांतिक ताप कहलाता है। ठीक है, तो कोई भी गैस जब द्रव अवस्था में आती है तो वो अपनी क्रांतिक ताप पर होती है। क्रांतिक ताप पर अगर आ जाती है कोई भी गैस तो वह द्रव अवस्था में बदल जाती है। उससे पहले क्रांतिक ताप से अधिक ताप पर वह गैस अवस्था में बनी रहती है। जैसे हम एक उदाहरण की बात करें, इधर तो हमने ले लिया आयतन और इधर ले लिया हमने दाब। ठीक है, अगर हम बात करें SO2 गैस की, ठीक है, हमने ताप अलग अलग ताप लेते हैं। प्रारंभ में जो ताप लिया है वो लिया हमने 450 केल्विन। ठीक, और हम ताप अब और ताप कम करते जा रहे हैं। अब ताप लिया हमने 440 केल्विन ले लिया। ठीक, ताप और कम कर रहे हैं। अचानक से एक बिंदु ऐसा आता है जिस पर वह द्रव अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, ये माना ये ताप लिया हमने 430 केल्विन। तो देखो 430 केल्विन पर SO2 गैस किस में बदल गई? द्रव अवस्था में बदल गई। इससे पहले वाले ताप में 440, 450 सभी में ये गैसें थी, मगर 430 केल्विन पर ये किस में बदल गई? द्रव। तो ये 430 केल्विन क्या आ गया? SO2 गैस का क्रांतिक ताप आ गया। तो क्रांतिक ताप क्या? वह है न्यूनतम ताप। इन तापों से कम है ना, तो इसको बोले वह है न्यूनतम ताप जिस पर कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो क्या कहलाता है? वो क्रांतिक ताप कहलाता है। अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले, क्रांतिक ताप से पहले ही कोई गैस द्रव अवस्था में बदल जाए, ऐसा संभव नहीं, चाहे आप कितना ही ताप बढ़ा दे। ठीक है, तो हमने देखा कि क्रांतिक ताप क्या होता है और क्रांतिक ताप पर की चर्चा क्यों करी हमने ये भी देखी, क्योंकि कोई भी जो गैस होती है वो द्रव अवस्था में ही किसी ठोस पर अधिशोषित होती है। तो किसी गैस को द्रव अवस्था में आना पड़ेगा। द्रव अवस्था में आने के लिए वह अपने क्रांतिक ताप से गुजरती है।
तो क्रांतिक ताप क्या होता है? वह न्यूनतम ताप जिस पर वह द्रवावस्था में आ जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें कोई गैस जितनी जल्दी द्रवित होती है उसका क्रांतिक ताप उतना ही अधिक होगा। कोई गैस जितनी जल्दी द्रवित होती है उसका क्रांतिक ताप भी उतना ही अधिक होगा। आगे समझ कि जो गैस जितनी जल्दी यानी कि अधिक ताप पर ही द्रवित हो जाती है तो उसका क्रांतिक ताप क्या हो जाएगा? अधिक ही होगा। ठीक है, तो कोई भी गैस जितनी जल्दी द्रवित होगी उसका क्रांतिक ताप भी उतना ही अधिक होगा। और क्रांतिक ताप अधिक होगा तो अधिशोषित भी अधिक हो जाएगी। तो अधिक क्रांतिक ताप पर गैसों का अधिशोषण भी अधिक होता है। ठीक, क्रांतिक ताप अधिक है तो अधिशोषण भी अधिक होगा। देखते हैं अलग अलग गैसों के लिए हम इसी को। हम 1 ग्राम चारकोल पर गैसों का अधिशोषण का घटता क्रम देखेंगे। 1 ग्राम सक्रिय चारकोल पर गैसों का अधिशोषण का घटता क्रम। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें SO2 गैस, इसके बाद करते हैं अमोनिया, इसके बाद HCl, इसके बाद CO2, इसके बाद हम बात करें मेथेन, इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अगर इन गैसों का क्रांतिक ताप देखें तो इसका होता है 430 केल्विन। ठीक है, अगर हम बात करें मेथेन का, ये इसका होता है 190 केल्विन। इसकी बात करें ये हो गया 33 केल्विन। ठीक है, इसके बाद हम देखें कि इसका ताप होता है 406 केल्विन, इसका हो गया 324 केल्विन, इसका हो गया 304 केल्विन। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का होता है यहाँ पर, इसका 33 हो गया, 134 केल्विन हो गया, इसका हो गया 126 केल्विन। अब देखो इस गैस का क्रांतिक ताप अधिक है, इसका मतलब ये उच्च ताप पर ही द्रवित हो जाती है। ये निम्न ताप पर आकर द्रवित होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो गैस जितनी जल्दी द्रवित होगी उसका क्रांतिक ताप भी उतना ही अधिक होता है। अगर हम देखें अधिशोषित आयतन ml में, कि अभी हमने पढ़ा कि जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक होगा अधिशोषण भी अधिक होगा। तो देखो SO2 गैस का क्रांतिक ताप अधिक है तो इसका अधिशोषण भी क्या होगा? अधिक होगा। तो इसका अधिशोषण होता है आपके 380 केल्विन, 80 ml। SO2 जो गैस होती है उसका ताप क्रांतिक ताप भी अधिक होगा, तो अधिक ताप पर द्रवित होगी और कितनी हो रही है? अधिशोषित भी ज्यादा मात्रा में हो रही है, 380 ml। इसके बाद अगर हम बात करें मेथेन की, ये होती है 16.2 ml। इसकी बात करें ये होती है 4.5 ml, ये हो गई 8 ml, ये हो गई 9.3 ml। ठीक है, इधर बात करें हम, ये हो गई आपके 28 ml, ये 72 ml, ये हो गई 180 ml। ठीक है, तो हमने देखा जिस गैस का क्रांतिक ताप अधिक है वह उतनी जल्दी अधिक द्रवित भी होती है और उसकी अधिशोषण मात्रा भी उतना ही ज्यादा होगा।
ठीक है, तो ये हो गया घटता क्रम। देखो SO2 का सबसे ज्यादा हो गया और हाइड्रोजन का सबसे कम। तो इस प्रकार क्रांतिक ताप क्या करता है, गैस के अधिशोषण को प्रभावित करता है। अगले कार्य की चर्चा करते हैं हम। दूसरा कारक है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। क्रांतिक ताप के बाद हम अगला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल गैस का नहीं, हम अधिशोषक की बात कर रहे हैं। अधिशोषक के पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे। यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल किसकी बात करेंगे, अधिशोषक की, जिस पर गैस अधिशोषित होती है। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल जिस पदार्थ का अधिक होगा वह उतना ही ज्यादा क्या करेगा, अधिशोषण करेगा। जिस पदार्थ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है उस पर गैस ज्यादा अधिशोषित होती है। अब बात आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका ज्यादा होगा। आपके पास ये परिस्थिति है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है, और इन सूक्ष्म कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है। तो सूक्ष्म कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तो इन सूक्ष्म कणों पर गैसों का अधिशोषण अधिक होगा। अधिशोषण क्या होगा, यहाँ पर अधिक होगा, और इस पर गैसों का अधिशोषण कम होगा। यहाँ पर अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। देखो इन सूक्ष्म कणों का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है। सूक्ष्म कणों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होता है तुलना में बड़े कणों से। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा गैसों का अधिशोषण भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, इसलिए सूक्ष्म कण ही गैसों के अधिशोषण के लिए ज्यादा उपयोगी आते हैं। ये तो ही बात पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करता है। सूक्ष्म कणों की बात करें वह अपना अधिकतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान करते हैं गैसों के अधिशोषण के लिए। ठीक है, कोई पदार्थ है, हम 1 ग्राम लेते हैं, अधिशोषक ले रहे हैं 1 ग्राम। 1 ग्राम अधिशोषक जितना पृष्ठीय क्षेत्रफल प्रदान करता है गैसों के लिए वह कहलाता है विशिष्ट क्षेत्रफल। वो क्या कहलाएगा, विशिष्ट क्षेत्रफल कहलाएगा। विशिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी ठोस जो हम लिए हैं 1 ग्राम ठोस द्वारा प्रदत्त सतही क्षेत्रफल क्या कहलाता है, विशिष्ट क्षेत्रफल। 1 ग्राम ठोस द्वारा प्रदत्त सतही क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, विशिष्ट क्षेत्रफल, जो अधिशोषक के लिए उपयोग में आता है। ठीक है, ये हुई पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो कुछ विभिन्न धातुओं के लिए देखते हैं कि अधिशोषण की क्षमता कैसी रहती है। तो हम कोलाइड अवस्था में लेते हैं इन धातुओं को, पैडेलियम, प्लेटिनम, आरम और निकिल। जो निकिल की अधिशोषण क्षमता है, यहाँ पर क्या दर्शा रहे हैं, अधिशोषण क्षमता का घटता क्रम। निकिल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कम है, और कम है तो यहाँ पर अधिशोषण क्षमता कम है। और पैडेलियम का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है तो यहाँ पर अधिशोषण क्या होगा, ज्यादा होगा गैसों का। तो कुछ धातुओं के लिए हमने देखा कि अधिशोषण का घटता क्रम इस प्रकार से प्राप्त होता है।